जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त संदीप बागड़ी और ये हमारा सेशन रहेगा जो मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है और ये दो वीडियो आपने देख लिए होंगे। पीछे दो वीडियो हम बना चुके हैं मेवाड़ के बारे में, और अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मेवाड़ का इतिहास बहुत ही डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। और आप चैनल के साथ पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक शेयर कर दें। देखिए, इससे पहले हमने बात करी थी उस वीडियो में कि इससे पहले कितने राजा हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा लिख देता हूं मैं कि सबसे पहले हमने गुहादित्य के बारे में जानकारी ली कि गुहादित्य नाम का एक राजा हुआ था। गुहादित्य के बाद में राजा बना था बप्पा रावल, या फिर कह सकते हैं कालबोझ। बप्पा रावल के बाद में हमने पढ़ा किसको? अलर्ट को। ये राजा भी आपके दिमाग में रखे ताकि आपको याद रहेगी कहानी को। हाँ, अच्छा, गुहादित्य राजा बना, गुहादित्य ने क्या क्या काम किया, फिर बप्पा राव ने क्या किया, अलर्ट ने क्या किया। अलर्ट के बाद में मैंने शक्ति सिंह का नाम बताया, कोई जिक्र नहीं था। रण सिंह का नाम बताया, कोई काम नहीं था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे राजा बनते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ रण सिंह का बेटा फिर छैम सिंह राजा बनता है। और छैम सिंह के बारे में मैंने बताया था कि ये रावल शाखा का क्या था? संस्थापक था। इसका भाई राहप था, वो सिसोदिया वंश का संस्थापक था। ठीक है। उसके बाद छैम सिंह था, और छैम सिंह के बाद में इसका बेटा राजा बनता है जेतर सिंह। छैम सिंह के बाद में राजा कौन बन गया था? जेतर सिंह। और जेतर सिंह के बाद में कौन बन गया था? तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में कौन बन गया था? सॉरी, छैम सिंह का पुत्र बन जाता राजा यहाँ जेतर सिंह का पिताजी था सामंत सिंह। ये सामंत सिंह था सर। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। सामंत सिंह का पुत्र जेतर सिंह, जेतर सिंह का पुत्र तेज सिंह, और तेज सिंह का पुत्र था समर सिंह। ये राजा बन जाता है समर सिंह। ठीक है। और समर सिंह के बारे में मैंने बता दिया था। इसके दो पुत्र थे, रावल रतन सिंह, और दूसरा कौन था रावल रतन सिंह के साथ? एक कुंभकर्ण था। अब ये कुंभकर्ण तो नेपाल चला गया और राव रतन सिंह यहाँ का राजा बन जाता है। ठीक है। अब राव रतन सिंह किस प्रकार संघर्ष करेगा दिल्ली के साथ, ये हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कैसे संघर्ष रहा, क्यों आक्रमण किया। तो ये इतने राजा हम पढ़ चुके हैं, इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ। गुआदित्य गोइल वंश का संस्थापक था। इतना सा ध्यान रखना, आदि पुरुष मूल पुरुष कहा जाता है। 566 ईस्वी में गोइल वंश की नींव रखता है। बप्पा राव ने नागदा को राजधानी बनाई थी, इसलिए वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और बप्पा राव ने, कहते हैं, एक कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको अपना आराध्य देव मानते हैं। बप्पा रावल और कालभोज दोनों, या बप्पा रावल उपाधि माने जाते हैं। ऋषि ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राजा बना था। और चित्तौड़ में, कहते हैं, मान मौर्य को हराकर ये शासन करता है। अलर्ट ने, मैंने बताया, आहड़ को राजधानी बना लेता है और आहड़ को अपनी राजधानी बनाता है और हरिया देवी से शादी करता है और वराह मंदिर का निर्माण करवाता है। रण सिंह का कोई काम नहीं था, छैम सिंह का कोई काम नहीं था। सामंत सिंह आगे राजा बनता है। और सामंत सिंह क्या करता है? सामंत सिंह जो राजा था उसने क्या किया था? सामंत सिंह का संघर्ष हुआ था चौहानों के साथ में। चौहानों, कीर्तिपाल चौहान के साथ हुआ था। फिर जेतर सिंह शासक बनता है। जेतर सिंह का इल्तुतमिश के साथ संघर्ष था, दिल्ली के बादशाह के साथ। फिर तेज सिंह शासन करता है, जिसका बलबन के साथ संघर्ष था। फिर समर सिंह राजा बनता है, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष शुरू कर दिया था। और उसके बाद में देखिए हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह। तो अब शुरू कर रहे हैं अपने रावल रतन सिंह। नेक्स्ट हमारा राजा रावल रतन सिंह। इस वीडियो में हम रावल रतन सिंह तक ही पढ़ेंगे। रावल रतन सिंह को ही पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कहते हैं रावल रतन सिंह 1301 ईस्वी में शासन, 1301 से 1303 तक ये यहाँ दिल्ली का मेवाड़ का राजा बन जाता है। ये मेवाड़ चल रहा है, इस तरफ मैं मेवाड़ लिख देता हूँ और एक साइड यहाँ हम दिल्ली की भी बात करते रहेंगे साथ साथ में। दिल्ली पे शासन कर रहा था खिलजी राजवंश। कौन सा राजवंश है? खिलजी वंश। ठीक है। दिल्ली पे खिलजी वंश है। और खिलजी वंश का राजा इस समय जो इसके समकालीन पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। एक पिक्चर आई थी पद्मावत। देखो, यहीं से शुरू कर देते हैं, पद्मावत से। ये जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष की जानकारी मिलती है पद्मावत ग्रंथ से। ये पद्मावत ग्रंथ है वो 1540 ईस्वी में लिखा गया था। किसने लिखा था? ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने।
मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये मलिक मोहम्मद जायसी कौन था? ये शेर शाह सूरी का दरबारी कवि था। शेर शाह सूरी आगे आएगा। शेर शाह सूरी का दरबारी कवि था मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत ग्रंथ लिखा। उसमें 1540 में, ये भी ध्यान रखना है, पद्मावत ग्रंथ किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का है। 1540 में लिखा गया, जिसमें 1301 3वीं ईस्वी में जो मेवाड़ का प्रथम शाका हुआ था उसका जिक्र मिलता है इसमें। देखिए क्या क्या घटना इसमें मिलती है। पद्मावत क्या क्या कह रहा है, पद्मावत क्या बता रहा है राव रतन सिंह खिलजी के बारे में। देखिए, जब कहते हैं राव रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना, तो संघर्ष तो इसका पिताजी समर सिंह शुरू कर गया था दिल्ली के साथ, क्योंकि इसके पिताजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या लिया था? टैक्स लिया था। ठीक है, क्या लेता है? टैक्स लेता है। अब थोड़ी सी रतन सिंह के बारे में बता देता हूँ आपको। रतन सिंह कहते हैं उस समय राजा जब राजा बना था तो बहुत ही सुंदर था राव रतन सिंह। और राव रतन सिंह जब शासन कर रहा था तो कहते हैं एक हीरामन तोता था, हीरामन तोता। ये हीरामन तोता था, ये हूबहू कहते हैं मनुष्य की बोली बोलता था। ये क्या करता था? मनुष्य की आवाज़ निकालता था, मनुष्य की तरह। ये कहते हैं एक बार राव रतन सिंह कहते हैं अपने सरिस्का अभ्यारण्य की तरफ घूमने चले गए, तो ये हीरामन तोता वहाँ आया हुआ था, तो ये राव रतन सिंह को मिल गया और ये ले आया भाई राव रतन सिंह हीरामन तोते को। कहाँ ले आया? ये ले आया मेवाड़ में। तो हीरामन तोते को ले आया राव रतन सिंह, तोता पालना शौक होया करता हूँ। रतन सिंह ले आया और हीरामन तोते को कहते हैं कभी तो मिर्ची खिलाए, कभी बेचारे को टमाटर खिलाए, सलाद खिलाए, खूब भोजन दे तोते को। लेकिन तोते को जब भी मिर्ची खिलाए तो तोता तो एक ही बात कहता है, पद्मिनी बहुत सुंदर है। हीरामन तोता क्या कह रहा है? पद्मिनी बहुत सुंदर है। ये राव रतन सिंह समझ नहीं रहा यार, पद्मिनी क्या है? पद्मिनी सुंदर है, पद्मिनी सुंदर है, एक ही बात कह रहा है हीरामन तोता। बोले भाई साहब टमाटर खाओगे? बोले नहीं, पद्मिनी बहुत सुंदर है। बोले मिर्ची खाओगे? बोले नहीं, पद्मिनी बहुत सुंदर है। अरे ये बात तो राव रतन सिंह सोचा यार पद्मिनी कौन है, इसके बारे में जानकारी जुटाओ भाई। अब रतन सिंह राजा था तो इसके दरबार में एक विद्वान पंडित रहा करता था। एक विद्वान पंडित था, किसके दरबार में चला गया था? वो एक विद्वान जो पंडित था, वो उसका नाम था राघव चेतन। आपने बागड़ी में कहावत करे कड़ेगी मूल आ राघव चेतन ही। राघव चेतन एक ब्राह्मण पंडित था। उसने क्या किया, अब रतन सिंह ने ये काम चेतन को दे दिया। बोले भाई यार वो तोता जो बता रहा है कि पद्मिनी बहुत सुंदर है, पद्मिनी बहुत सुंदर है, ये कौन क्या है पद्मिनी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ला दो। फेसबुक तेरे ऑन कर, मार सर्च पद्मिनी कौन है। अब भाई राघव चेतन बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग, इसने राघव चेतन ने जैसे फेसबुक सर्च मारा, पद्मिनी नाम लिखा और पद्मिनी की पूरी डिटेल सामने आ गई कि पद्मिनी कौन है। पद्मिनी तो श्रीलंका के राजा, ये कौन थी कि ये तो श्रीलंका के राजा, श्रीलंका का राजा था उस समय राजा गंधर्व सेन, राजा गंधर्व सेन, गंधर्व सेन की पुत्री है ये तो पद्मिनी। बोले तेरी तो दूरी बहुत है, समुद्र पार करना पड़ेगा इसके लिए। तो बोले करना ही पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, इसके लिए समुद्र पार ही करेंगे हम। अब कहते हैं राव रतन सिंह और कौन, राजा राघव चेतन, इन दोनों ने कहते हैं एक साधु का दोनों ने वेश बना लिया। अब देखो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कोई तो ये कहते हैं कि राव रतन सिंह राघव चेतन दोनों कहते हैं पद्मिनी को ढूंढने कहते श्रीलंका चले गए थे। और कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये क्या लेने के, दीप लेने, अपने मोती लेने के लिए श्रीलंका गए थे। वहाँ के मोती वो लेने के लिए वो श्रीलंका गए थे राघव चेतन और रतन सिंह। जो भी हो कहानी देखो इंटरेस्टेड है, दोनों चले गए थे श्रीलंका। और किसके वेश में थे ये? एक साधु के वेश में। इन्होंने साधु के वेश में इन्होंने पद्मिनी के घर का पता किया और वहाँ राजा के घर चले गए। कौन? राव रतन सिंह और राघव चेतन। अब दोनों वहाँ चले गए और दोनों ने जाके पूछा भी हमें तो पद्मिनी से मिलना है। अब इनका जो साधु वेश था तो उन्होंने राजा के जो दरबान थे उन्होंने क्या समझा, इसको भिखारी समझ के दान पुण्य दे दिया। बोले भागो यहाँ से। बोले नहीं, हम तो पद्मिनी से मिलेंगे। बोले अच्छा, तुम्हारे जैसे दिन में 100 आते पद्मिनी से मिलने। बोले भले ही आओ, हम तो मिलने आए, हम तो पद्मिनी को देखे बगैर जाएंगे नहीं। बोले ठीक है, पद्मिनी से मिला दो। तो राव रतन सिंह को कहते हैं पद्मिनी से मिलाएगा। तो वास्तविकता में राव रतन सिंह जो इस तोते ने इसको बताया था, ये हीरामन तोता था, इस पद्मिनी का ही था। कहते हैं ये पद्मिनी का ही तोता हुआ करता था।
और इस पद्मिनी के दो तोते ने जो बात बताई थी राव रतन सिंह को, उससे मतलब इसने 10% बताई होगी, लेकिन ये 100% थी। वास्तविकता में उस समय की ये पद्मिनी इतनी सुंदर महिला हुआ करती थी। ये बात पद्मावत ग्रंथ बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, ये पद्मावत ग्रंथ बता रहा है कि इतनी सुंदर महिला थी कि जब ये पानी पीती थी तो गले से उतरता पानी भी दिखता था। इतनी सुंदर महिला, ओ गप्पी ठोक दी पूरी पूरी दबा के। इतनी सुंदर महिला, पानी भी गले से उतरता दिखता, इतनी सुंदर हो सकती है। जो भी था, राव रतन सिंह पद्मिनी को देखते वहीं बेहोश, पानी पुणी छिड़क कर होश में ले आया। और राव रतन सिंह कहते हैं फिर बोले ठीक है जी, हम पद्मिनी से शादी करेंगे। राजा गंधर्व सेन ने कहा अच्छा, पद्मिनी कितने पूरे दिन आ गए कि साधु से शादी करेगी? बोले साधु नहीं है हम। बोले हम अपना असली चेहरा दिखाते हैं। असली चेहरा आपने देखा होगा, एक वो बाहुबली फिल्म आई थी उसमें देखते हैं ना, उसमें। तो उसी तरह फिर राव रतन सिंह का फिर राघव चेतन ने परिचय दिया। बोले ये मेवाड़ के शक्तिशाली महाराजा, ये वो ऐसे करके बताया कि राव रतन सिंह ये मेवाड़ के राजा हैं। तो गंधर्व सेन ने फिर ठीक है, इनकी शादी, रिश्ता तय हो गया और पद्मिनी के साथ शादी हो गई। जो भी हुआ उनकी छोटी मोटी बातें होकर शादी हो गई। पद्मिनी को मेवाड़ ले आया। पद्मिनी को मेवाड़ तो ले आया। अब जिसकी सुंदर महिला होती है उसकी समस्या भी ज़्यादा होती है। अब ये साथ में राघव चेतन जो गया था ना, ये व्यक्ति, ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ जो पहले से ये शातिर आदमी था और मन चला आदमी था। इस राघव चेतन की बुरी नज़र थी पद्मिनी पर। राघव चेतन चाहता था क्यों नहीं पद्मिनी के साथ मैं भी शादी कर लेता हूँ, इसके मन में ये विचार था। अब क्या हुआ जी, अब ये तो राघव चेतन था, एक तांत्रिक था, तांत्रिक विद्या करता था। तो इस राघव चेतन ने, कहते हैं, तांत्रिक विद्याओं से अपने वो आजकल आपने बसों में सफ़र किया होगा, बसों में सफ़र करते तो सीट के बगल में एक आपने चिपका देखा होगा, ऊपर साईं बाबा की फ़ोटो लगी रहती है और नीचे लिखा है कि खोया हुआ प्यार पाएँ, घर में कलेश ख़त्म करे, नौकरी पैसा, और वो चीज़ें आपने देखी होगी। वही था राघव चेतन, वही काम करता था। अब राघव चेतन ने सोचा यार तांत्रिक विद्या से मैं वश में कर लेता हूँ पद्मिनी को। तो बोले कैसे करोगे? बोले एक काम करते हैं, तांत्रिक विद्या करते हैं और राव रतन सिंह को तो पता चलेगा नहीं। तो ये तांत्रिक विद्या करता था पद्मिनी को पाने के लिए। लेकिन एक बार एक राव रतन सिंह ने इसको देख लिया तो राघव चेतन को बुलाया, भरे दरबार में बेइज्जत करके इसको दरबार से निकाल दिया, मतलब इसको निष्कासित कर दिया। बोले मेवाड़ में दोबारा दिखाई मत देना, नहीं फिर या तो तू दिखेगा या फिर मैं दिखूंगा। राघव चेतन इस बात से नाराज होकर, अब देखो राघव चेतन नाराज होकर दिल्ली चला गया। कहाँ चला गया जी? दिल्ली चला गया। और दिल्ली में उस समय राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी राजा था। दिल्ली में राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी राजा हुआ करता था। तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पास उसकी शरण में चला गया और वहीं जाके उसने अलाउद्दीन खिलजी को भड़काना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जानता था राघव चेतन कि दिल्ली के राजा के साथ मेवाड़ के राजा के रिश्ते खराब है। तो अब इसकी कमजोरी वहाँ जाके बताएगा। अब ये राघव चेतन जब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया, तो अलाउद्दीन खिलजी जब फ्री रहता था, मतलब फ्रेश माइंड जब रहता था, तो ये जो राघव चेतन था ये क्या करता, अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाके बोले महाराज, बोले बता, बोले एक बात कहूँ, बुरा न मानो तो, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक खूंखार राजा था। आपने एक पिक्चर आई, आपने पिक्चर भी देख ली होगी, पद्मावत पिक्चर, उसमें जो रणवीर सिंह उसमें रोल निभाता है अलाउद्दीन खिलजी का, कितना डेंजर रोल हुआ करता था उसमें। तो उसमें क्या है कि जब भी फ्री बैठे अलाउद्दीन खिलजी को कहता है, कौन? राघव चेतन। अब एक तरफ ये मेवाड़ है, ये दिल्ली है जी, ये मेवाड़ और दिल्ली। मेवाड़ पे राजा कौन है? राव रतन सिंह। और दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और इसके पास में कौन बैठा है? राघव चेतन, जो मेवाड़ से निष्कासित है। अब अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन भड़का रहा है कि बोले भाई जी एक बात बताऊँ कि राजा जी कहते हैं बुरो ना मानो तो। बोले बता। बोले आपके जो हरम खाने में, मतलब जो रानी है आपकी, पहले क्या हुआ करते, राजा बहुत सारी शादियाँ करते थे, तो उसको हरम खाना बोला जाता था, जहाँ पे इनकी रानियाँ रहा करती थी बहुत सारी, मतलब 1500 2000 5000 कितनी हुआ करती। तो उसमें राघव चेतन ने कहा, बोले आपके हरम खाने में कोई मेरे को लग नहीं रहा कि ऐसी कोई महिला है जो मैं जानता हूँ उस महिला को। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा है छोड़ने पर नहीं लुगा, ये बात ना कर मेरे को। अलाउद्दीन खिलजी इसको छोड़ देता हूँ।
फिर 2-4-5 दिन निकलते, फिर अलाउद्दीन खिलजी कोई बात पर लेकर अगर फ्रेश माइंड होते, मजाक में चलते रहते, वो दरबार में बैठे रहते, तो राघव चेतन फिर छेड़ देता। बोले ना 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 ना, मैं जिस महिला को जानता हूँ ऐसी महिला आपके दरबार में नहीं है। 4-5 बार एक आदमी को कोई 4-5 बार बात बता दे ना, वो कहते हैं ना एक झूठ को 10 बार बोला जाए तो वो 7.5 लगने लग जाता है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी एक दिन सो रहा, मन में विचार आ रहा है, बोले यार राघव चेतन बता रहा है कि ऐसी महिला है आपके दरबार में, कोई सी महिला नहीं, ऐसी महिला है कोई सी दरबार, वो फिल्मों में देखता ना वो गूंजने लग जाती है आवाज़। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत राघव चेतन को बुलाया, बोले आज वो उस महिला के बारे में बता, मेरे को डिटेल दे। बोले अब देखो मैं फेसबुक पर था ना, बता दी फोटो दिखाऊं था ना। राघव चेतन ने तुरंत अपनी फेसबुक दिखाई, अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि ये ऐसी ऐसी महिला है, और इसने किसके बारे में बताई थी ये बता, ये पद्मिनी के बारे में बता रहा था। आ लो जी, चिट्टो खोल दिया इसने। अब पद्मिनी के बारे में बता दिया कि पद्मिनी इतनी सुंदर महिला है, इतनी सुंदर महिला है कि जब वो पानी पीती है तो गले से पानी उतरता भी दिखता है। अलाउद्दीन खिलजी बोले अच्छा, बोले हाँ। तो अलाउद्दीन खिलजी उस पिक्चर में आपने देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी का एक रोल हुआ करता था। उसने कहा कि दुनिया में जो खूबसूरत चीज़ है, कि दुनिया में जो चीज़ खूबसूरत चीज़ बनी है उस पर सिर्फ किसका अधिकार है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मेवाड़ एक छोटी सी रियासत है तो कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहा है, अभी पत्र लिखता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने एक पत्र लिखा राव रतन सिंह को। बोले राव रतन सिंह, तुम्हारे पास एक पद्मिनी नाम की महिला है, उसको दिल्ली भेज दे। राव रतन सिंह बोले अच्छा दिल्ली भेज दे, ये कौन सी बात हुई मेरी पत्नी को दिल्ली भेज दे। अब एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि राव रतन सिंह जब शादी हुई थी तो राव रतन सिंह की शादी के दहेज में एक तो पद्मिनी थी, इसकी पत्नी आई थी, इसमें दहेज में कहते हैं दो, एक तो बादल इसका भाई, चचेरा भाई, और एक गोरा इसका चाचा। एक गोरा और बादल दो सेनापति, वीर सेनापति, वो पद्मिनी के साथ आए थे। पहले एक प्रथा हुआ करती थी, वो प्रथा भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछी जाती है, डाबरिया प्रथा। एक प्रथा हुआ करती थी डाबरिया प्रथा। ये डाबरिया प्रथा में क्या होता था, जब किसी राजकुमारी की शादी होती थी, जैसे पद्मिनी की शादी हो रही है, तो इसके साथ में जो महिलाएं हुआ करती थी, मतलब दासियां, वो दासियां हुआ करती थी, राजा क्या करता उस दासियों को उस महारानी के साथ में भेज देता, उस राजकुमारी के साथ में। तो वो प्रथा क्या कहलाती, डाबरिया प्रथा कहलाती। लेकिन अब की बार दासियां नहीं आई थी, कौन आए हैं, दो सेनापति गोरा और बादल, ध्यान रखना, इसके साथ आए थे। ये गोरा और बादल को पता चला, राव रतन सिंह को कहा, बोले आप तो आदेश करिए, अलाउद्दीन खिलजी को ही फाड़ देते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, वो बौखलाया हुआ है, ऐसे ही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। राव रतन सिंह ने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया तो अलाउद्दीन खिलजी तो भाई सेना लेकर कहाँ पहुँच गया, चित्तौड़ पहुँच गया, चित्तौड़ दुर्ग पर पहुँच गया। ये लो जी चित्तौड़ दुर्ग, आपका चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाल दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। ये जो घेरा डाल दिया अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेरा डाले खड़ी है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत ही एक साम्राज्य दृष्टि से, या कह सकते हैं रहने की दृष्टि से, जिसको लिविंग फोर्ट कहते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर खेती भी साथ में कर सकते हैं, भी इसमें प्रजा रहती है, राजा रहता है, और साथ में खेती भी कर सकते हैं। अगर कोई राजा घेरा डाल देता है दुर्ग का तो कोई दिक्कत नहीं, महीनों 2 महीनों 6 महीना 7 महीना 8 महीना साल भर इसमें कहते हैं यहाँ आदमी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो वही हुआ था, कहते हैं इस अलाउद्दीन खिलजी ने, कहते हैं इसका 8 माह तक घेरा डाले रखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो ठस से मस नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला अरे अपने तो यहीं बैठेंगे, रहेंगे मारवाड़ में, अपने मेवाड़ में बैठे रहेंगे क्या। अब थान पता है राजस्थान के अंदर आवे तो एक दिल्ली का राजा आके यहाँ बैठेगा तो अपने तो आंधी साल है। अलाउद्दीन खिलजी का 8 महीने का घेरा हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा यार चित्तौड़ वाले ऐसे तो झुकने वाले नहीं है, तो बोले क्या किया जाए। बोले एक काम करो, जो काम सीधी उंगली से नहीं होता उसको फिर क्या कर लो, टेढ़ी कर लो। अलाउद्दीन खिलजी छल कपट से राजस्थान के बहुत सारे दुर्ग जीते इसने, जितने भी इसने दुर्ग जीते हैं राजस्थान में साखे हुए, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, और वो भी छल कपट से। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक मैसेज भिजवाया चित्तौड़ के राजा के पास, राव रतन सिंह के पास, मैं आपसे सुलह करना चाहता हूँ, संधि करना चाहता हूँ। तो राव रतन सिंह ने कहा ठीक है यार, आने दो इसको। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं अकेला ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आता है, और हमारी पहले शान हुआ करती थी, हम जो हमारा जो मेहमान होता है उसको हम भगवान समझते थे। मेहमान को क्या समझा जाता था, भगवान समझते थे। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर कहते हैं क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या हुआ,
चित्तौड़ दुर्ग में आ जाता है। और कहते हैं अब मेहमानबाजी होती है अलाउद्दीन खिलजी की। पहले जो मेहमान होते थे उस मेहमान के बारे में बताया जाता है कि मेहमान को हम भगवान मानते थे, और जो मेहमान होता था उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती थी। तो जब इसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती है, अलाउद्दीन खिलजी को अच्छा घुमाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग दिखाया पूरा का पूरा, उसको अच्छा खान पान दिया, अच्छी इज्जत करी इसकी। तो अलाउद्दीन खिलजी जब चलने लगा तो अब सीधी सी बात अपने भी पूछ लेते हैं मेहमान से कि और कुछ चीज़ की आपकी इच्छा हो। तो अलाउद्दीन खिलजी जिस काम के लिए वो तो हुआ ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजा जी बोले हाँ जी इच्छा तो है। बोले बता। बोले मेरे को पद्मिनी को देखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि मेरे को पद्मिनी को देखना है। अब गोरा और बादल पास में खड़े, दोनों ने तलवार निकाले। बोले इसको तो पद्मिनी दिखाई देते हैं आज। तो राव रतन सिंह ने इन दोनों को एक बार मना कर दिया। बोले अपना मेहमान बन के आया, ये मेहमान पर हम तलवार नहीं उठाएंगे। फिर इस राव रतन सिंह ने पद्मिनी के बारे में पद्मिनी को बताया ये सारी बातें। तो पद्मिनी ने फिर इसके लिए क्या कर दी, हाँ भर दी। बोले ठीक है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं जल प्रतिबिंब दिखाया गया था अलाउद्दीन खिलजी को। किसका? पद्मिनी का। तो कहते हैं इसने जल में जब पद्मिनी को देखा, जो राघव चेतन ने जिसके बारे में बताया था कि वास्तव में एक ऐसी सी महिला इतनी सुंदर, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा यार वास्तव में महिला तो बहुत सुंदर है, क्यों ना ये महिला मेरी हो। फिर अलाउद्दीन खिलजी का तो फेवरेट डायलॉग था उस पिक्चर में कि दुनिया में जो खूबसूरत चीज़ बनी है उस पर सबसे ज़्यादा जिसका हक है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो अब इसको पता था कि यहाँ अगर छेड़खानी कर दी तो यहीं उड़ा देंगे तेरे को। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, बोल महाराजा को कहा महाराजा आप गेट तक तो छोड़ के आओ। और छोड़ के भी आते थे, मेहमान को हम विदा करके आते। तो राव रतन सिंह कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने जब गेट तक जाता है तो वहाँ पर कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छुपे हुए थे, सेना। तो उस समय रतन सिंह को वहाँ से कहते हैं ये उठा ले गया था अलाउद्दीन खिलजी। और कहाँ ले गया भाई? दिल्ली ले गया। ये लो जी, किडनैप कर लिया। किसका? राजा का। रतन सिंह का किडनैप करके दिल्ली ले गया और वहाँ से एक लेटर लिखा। बोले टाइप करो रे छोरो लेटर, मैं इन्हें व्हाट्सअप मैसेज कर दूँ। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने राव रतन सिंह को बोले ले काम कर, पद्मिनी का नंबर दे। तो बोले हाँ? बोले पद्मिनी का व्हाट्सअप नंबर दे भाई, मैसेज करना है। तो राव रतन सिंह ने पद्मिनी का व्हाट्सअप नंबर तो दिया को। बोले ठीक है एक काम करो, आपने तो लेटर ही लिख दो। लेटर छपवा के और दिल्ली मेवाड़ भेज दिया। और मेवाड़ में लिखा कि अगर आप अपने राजा मतलब राव रतन सिंह की खैरियत चाहते हो तो आप खुद कहाँ आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। अब ये लेटर गोरा और बादल को बताया पद्मिनी ने। बोले ऐसा ऐसा लेटर आया। बोले बहन तू टेंशन ना ले, हम है ना। बोले तो बोले चले दिल्ली चलेंगे फिर और क्या। तो दिल्ली में राव रतन सिंह को किडनैप कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पद्मिनी ने एक लेटर लिखा, बहुत ही शातिर महिला थी पद्मिनी। पद्मिनी ने कहा कि मैं मेवाड़ राजा की पत्नी हूँ, राजकुमारी हूँ श्रीलंका की। जब यहाँ मेवाड़ की रानियाँ जब बाहर निकलती है तो अपने साथ में हजारों डोलियाँ लेके निकलती है। हजारों डोलियाँ साथ में आएगी मेरे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तू तो 2000 लिया, टेंशन क्यों ले, तू तो ले आ। अब कहते हैं पद्मिनी ने कहते हैं वो हजारों डोलियों की जो परमिशन मांगी थी उसमें दासियाँ जानी थी, लेकिन पद्मिनी ने ऐसे वीर योद्धा तैयार कर लिए जो कहते हैं 1 पर 10 भारी पड़े। एक जो 10 पर भारी पड़े ऐसे वीर योद्धा डोलियों में तैयार कर लिए। किसके वेश में? महिला के कपड़ों में। महिला के कपड़ों में ये ऐसे वीर योद्धा तैयार कर लिए पद्मिनी ने। और साथ में गोरा बादल दोनों सेनापति। और ये अपनी 1000 कहते हैं डोलियों के साथ कहाँ पहुँच गई? दिल्ली पहुँच गई। अब दिल्ली कहते हैं ये सारे जितने भी योद्धा थे वो किसके वेश में थे? ये जनाना वेश में थे। और वहाँ तलाशियाँ शुरू हो गई। अब तलाशियाँ शुरू हो गई तो पद्मिनी ने कहते हैं अब सामने तलाशियाँ हो रही, पद्मिनी ने इसको मना करवा दिया कि अगर आप यहाँ तलाशियाँ शुरू हो गई तो हमारे ये संस्कृति के खिलाफ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोले छोड़ दो रे, काई तलाशी करो, तुम तो आने दो यार। तो उस समय कहते हैं ये एक छोटी सी भूल हुई थी अलाउद्दीन खिलजी से। पूरी की पूरी सेना, ये गोरा और बादल जो इनके सेनापति थे, इन्होंने पूरी रणनीति बनाई हुई थी कि हम किस प्रकार से राव रतन सिंह को दिल्ली से बाहर निकालेंगे। जो इनकी जो सेना लेके गए थे 1000 की जो टुकड़ी गई थी, ये और गोरा बादल इनकी सेना को रोकेंगे, पीछे भागती हुई सेना को। और राव रतन सिंह और पद्मिनी दोनों को एकदम खैरियत तरीके से कहाँ पहुँचाएंगे? ये पहुँचाएंगे चित्तौड़ को। ऐसा हुआ था। अब इसमें साथ कौन देता है? कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी से कहा कि आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी अगर राव रतन सिंह को जिंदा देखना है। तो पद्मिनी ने कहा ठीक है मैं आपसे शादी करूँ, लेकिन मेरी एक लास्ट ख्वाहिश, मेरी इच्छा है कि मेरे जो पति है राव रतन सिंह, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बोले ठीक है मिल ले।
अब राव रतन सिंह से मिलवाया गया पद्मिनी से। पद्मिनी ने बता दी पूरी कहानी राव रतन सिंह को, बोले किस प्रकार से हम प्लान बना कर आए हैं। बोले ठीक है। तो उस समय कहते हैं रात रात का समय मांगा गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी तो बेफिक्र था, कल तो पद्मिनी के साथ शादी होनी है भाई, तो पूरी तैयारियों में बिजी था। और इधर पद्मिनी और राव रतन सिंह दोनों कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी की सहायता से राव रतन सिंह और पद्मिनी दोनों भागकर कहते हैं चित्तौड़ की तरफ रवाना हो गए। पद्मिनी और कौन, राव रतन सिंह चित्तौड़ की तरफ भाग गए। अभी अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, सायरन बजा, बोले रे क्या हो गया। बोले जी राव रतन सिंह और पद्मिनी भाग गए, थारी राजकुमारी भाग गई। बोले अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में अपनी सेना को आदेश दे दिया, बोले पीछा करो, ख़त्म कर दो सबको। अब ख़त्म किसको कर दे, जो 1000 आई थी डोलियाँ, उसमें वैसे वीर योद्धा बैठे थे आगे डट के खड़े हो गए। जैसे ही सामने निकले तो इसकी सेना हक्के बक्की रह गई, बोले ये तो दासियाँ थी, दास कहाँ से आ गए। तो गोरा और बादल की सेना 1000 सेनापति इनकी सेना के साथ इतने संघर्ष से लड़े। गोरा और बादल लास्ट तक लड़ते रहे, जब तक ये कहते हैं चित्तौड़ से पहुँच गए थे, और गोरा और बादल इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे लड़ते हुए। अभी जो गोरा और बादल की वीर गाथाएं बताई जाती है मेवाड़ में, आज भी मेवाड़ में अगर आप जाओगे तो मेवाड़ में गोरा और बादल की वीर गाथाएं गूंजती हैं वहाँ, आज भी इनको याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने इनकी वजह से राव रतन सिंह चित्तौड़ पहुंचा था। वहां जाके इसने अपने दुर्ग के द्वार बंद कर लिए थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी दोबारा इस सेना पर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। दोबारा कहते हैं 7-8 महीने घेरा डाले रखता है, फिर कहते हैं घेरा डाले रखता है, फिर लास्ट में इसको कहते हैं पहले एक दीवार तोड़ने के यंत्र आते थे, उससे दीवार तोड़ दी गई थी। और फिर लास्ट में लास्ट एक ही ऑप्शन बचा था राव रतन सिंह के पास कि क्या किया जाए, केसरिया किया जाए। अब देखो केसरिया क्या होता है, और एक होता है आपको केसरिया और दूसरा होता है जौहर। ये इतिहास में आपको मिलेगा। ये जब दोनों हो जाता है तो दोनों को कहा जाता है साका। चित्तौड़ की जो सेना थी, बची हुई सेना थी, अब इन्होंने क्या किया, राव रतन सिंह के नेतृत्व में सभी ने केसरिया रंग का बाना पहन लेते। ये सर पे क्या करते हैं, इनकी जो रानियां होती है केसरिया रंग का कपड़ा पहनाती हैं सर पे, जो जीत का प्रतीक माना जाता है। तो केसरिया रंग का कपड़ा पहन के सर पे बांध के ये मैदान में युद्ध भूमि में उतरते हैं। वहाँ से पीछे नहीं हटते हैं, या तो मरो या फिर मारो, दो ही काम होते हैं। तो ये पूरी फौज है चित्तौड़ की राव रतन सिंह के नेतृत्व में। केसरिया किसके नेतृत्व में हो रहा है, राव रतन सिंह के, राव रतन सिंह के नेतृत्व में ये केसरिया होता है। और ये युद्ध भूमि उतरते हैं, सामने अलाउद्दीन खिलजी सेना, और कहते हैं अगर ये युद्ध में मारे गए जब, तो पीछे जो इनकी रानियां होती है तो वो अग्निकुंड में अब अग्निकुंड में वो समर्पित हो जाती है, कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। तो यहाँ कहते हैं उस समय जोहर कर रही थी किसके नेतृत्व में, पद्मिनी के नेतृत्व में। इनका कहने का मतलब ये हो गया कि जो अपनी इज्जत आबरू है वो दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए, ये अपने आप को ख़त्म कर लेती थी। तो पद्मिनी ने क्या किया, 16 सोरानियों के साथ में, 16 सोरानियों के साथ में अग्निकुंड तैयार कर लिया, लकड़ियाँ वकड़े जला के पूरी। और मेवाड़ में आज भी वो चीज़ें दिखाई जाती है, आप जाओगे कब देखना अग्निकुंड बना हुआ है। राव रतन सिंह कहते हैं, इसमें आपने फिल्म में भी देखा होगा कि राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी दोनों लड़ते हैं, जिसमें विश्वासघात के साथ राव रतन सिंह को मार दिया जाता है। जो युद्ध भूमि में जो रूल नहीं था वो फॉलो ही नहीं करता अलाउद्दीन खिलजी। ये तो कहता है हमें जीत चाहिए, कैसे मिले। अब जैसे ही राव रतन सिंह मारा जाता है तो ये टूट पड़ते हैं, यहाँ पर केसरिया होता है, ये सब मारे जाते हैं। तो ये महिलाएं थी पद्मिनी के नेतृत्व में, सारी अग्निकुंड में कूद जाती है और सारी रानियां वो जल के मर जाती है। तो ये जोहर होता है, दोनों को मिलाकर क्या होता है, शाखा। ये कब हुआ था, ये हुआ था ये अगस्त 1303 में, अगस्त 1303 में ये क्या होता है, मेवाड़ का प्रथम शाखा था। ये मेवाड़ का क्या था, प्रथम शाखा। ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था। राजस्थान का दूसरा शाखा था ये, राजस्थान का पहला शाखा 1303 में हो जाता है, 1301 में रणथंभौर दुर्ग में। वो भी अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता था वहाँ भी। और यहाँ जो 1303 में हो रहा है मेवाड़ में, 1303 में हो रहा है, ये भी मेवाड़ का शाखा था। ये दूसरा था राजस्थान का, लेकिन मेवाड़ का पहला था। यहाँ भी दोनों में अलाउद्दीन खिलजी राजा था सामने, ठीक है। तो रणथंभौर वाली भी बात करें, चौहानों का शासन था। ये था आपका राव रतन सिंह। रावल शाखा यहाँ समाप्त हो जाती है और दिल्ली मेवाड़ पर चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो जाता है, चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ तो कुछ लगा नहीं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने फिर चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया, और अपने पुत्र खिजर खां को सौंप कर ये खुद दिल्ली चला गया था अलाउद्दीन खिलजी। ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पद्मावत ग्रंथ से मिलती है,
जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, ये आपको मैंने बता दिया। और इसके 2 सेनापति थे, गोरा और बादल थे। और मेवाड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ। युद्ध किस किस के बीच में हुआ? राव रतन सिंह और किसके? राव रतन सिंह और अपने अलाउद्दीन खिलजी के बीच में होता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया था। ये इसकी मेन स्टोरी थी। और पेपर में जो इतना ही आएगा कि आपको पद्मावत ग्रंथ है, मलिक मोहम्मद जायसी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक छोटी सी जानकारी और थी कि राव रतन सिंह जब यहाँ से रावल शाखा का अंत हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली चला जाता है, तो यहाँ पर कहते हैं फिर इसमें खिज्जर खां के बाद इन्होंने खिज्जर खां 1303 में शासन करता है, 1303 तक 16 तक रहता है। उसके बाद में खिज्जर खां वो कहते हैं मालदेव सोनगरा को ये सौंप कर खुद ही चला जाता है। मालदेव सोनगरा को, ये सोनगरा चौहान वंश का फिर कहते हैं मेवाड़ में शासन हो गया था दोबारा से सोनगरा चौहानों का। ठीक है, एक जानकारी और भी मिलती है कि इनके बीच में युद्ध का कारण है वो पद्मिनी नहीं था। दूसरा कारण ये भी था कि मैंने आपको बताया कि राव रतन सिंह के पिताजी समर सिंह ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स लिया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर मेवाड़ पर आक्रमण किया। ये दूसरा कारण ये भी है। तो जो भी हो कारण आपसे क्या लेना है, ये अपने तो ध्यान रखना है डाटा। ठीक है, तो ये आपका रतन सिंह। नेक्स्ट हम बात करें वीडियो में सिसोदिया वंश की शुरुआत करेंगे। ये रावल शाखा का अंत हो जाता है और इसके साथ हमारा वीडियो भी पूरा हो जाता है। और लास्ट में ये बात है कि आपको ध्यान रखना है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। जय हिंद।